नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम रेपसवाल, स्कूल लेक्चरर। आज से हम हिंदी शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हिंदी पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा कि हम हिंदी कैसे पढ़ें और हिंदी को कैसे सीखें। ज़रूरी ये नहीं है कि हम हिंदी किससे पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं। ज़रूरी ये है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। कई बार होता ये है कि हम सुनते हैं कि फ़लाँ टीचर के पास या उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम उसके पास जाते हैं। तो हमें देखना ये चाहिए कि उसके पास एक्सपीरियंस कितना है। ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए मायने ये रखता है कि किसी का पढ़ाया हुआ मेरे समझ में कितना आता है, मैं उससे सीख कितना पा रहा हूँ, सीखने के बाद मैं उसका परिणाम मेरा क्या आ रहा है। समय समय पर अपना खुद का हम परीक्षा लेकर के जांच कर सकते हैं, परख कर सकते हैं कि मैंने कहाँ तक सीखा है, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, क्या मैं इससे सीख रहा हूँ या नहीं सीख रहा हूँ, मेरी प्रगति क्या है, मेरी प्रोग्रेस क्या है। ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन सब के साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो भी पढ़ें, जो भी हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा के लिए, रीट है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, चाहे आरएस है, स्कूल व्याख्याता है कोई भी, तो उसके लिए हम मेहनत कितनी कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि मैं मेहनत किस तरह से कर रहा हूँ, मेरी उस मेहनत के साथ ईमानदारी कितना है, कितनी है, मेरा डेडिकेशन क्या है, मैं समर्पित कितना हूँ उस लक्ष्य को पाने के लिए। यदि ये चीज़ हमने कर ली तो ये सोचिए कि उसी दिन से परीक्षा ही हमने पास कर ली। खुद के साथ ईमानदारी से पेश आना है और खुद का परीक्षण खुद को करना है। अक्सर होता ही है कि देखा जाता है, मैंने कई बार देखा है कि विद्यार्थी टीचर्स से या फिर अपने रिश्तेदारों से अपना मूल्यांकन करवाते हैं कि सर ये देखिए मैंने ये पढ़ लिया, मेरी तैयारी कितनी है, या चाचा जी आप देखिए मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, मेरी तैयारी कितनी है। चाचा जी और टीचर के विश्लेषण करने से आपका मूल्यांकन उतना नहीं हो पाएगा जितना आपके खुद के करने से। खुद के एग्जामिनर खुद बने, खुद के परीक्षक खुद बने कि मैंने क्या सीखा है। अगर मैं परीक्षक हूँ और मैं मेरी परीक्षा लूँ तो किस तरह का पेपर बनाऊँ और उस प्रश्न पत्र में मैं कितने मार्क्स प्राप्त करता हूँ, कितने अंक अर्जित करता हूँ, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मेरा सबसे पहले निवेदन यही है कि ईमानदारी से तैयारी करनी है, ईमानदारी से सीखना है, केवल पढ़ना ही नहीं। मैंने एक किताब पढ़ ली, अब फिर उसका दूसरा पहलू ये देखें कि उस किताब में से मैंने सीखा कितना है। पढ़ तो ली पूरी, लेकिन उसमें से सीखा कितना है मैंने। फिर देखेंगे तो देखा सीखा तो बहुत कम है, तो फिर क्या पढ़ाई परिणाम तक पहुंचा देगी। तो मेन चीज़ है सीखना, तो हमें सीखना है। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप सब लोग ईमानदारी से मेहनत करेंगे और आप सब लोगों ने जो भी लक्ष्य अपने दिमाग में ले रखा है, चाहे रीट फाइट करने का, चाहे 3rd ग्रेड शिक्षक बनने का, चाहे ग्रेड 2nd टीचर बनने का, चाहे प्राध्यापक बनने का, चाहे आपने यूजीसी नेट फाइट करनी है, चाहे आपको पटवारी फाइट करना है, कोई भी आपने जो दिमाग में ड्रीम ले रखा है, जो लक्ष्य ले रखा है, वो आप सब ईमानदारी से मेहनत करके प्राप्त करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ कि आप लोग ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी व्याकरण का जहाँ से नाम शुरू होता है वहाँ इसका पहला टॉपिक, पहली इकाई, पहली यूनिट वर्ण विचार आता है। वर्ण विचार एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हिंदी रूपी जो महल है, हिंदी रूपी जो एक बहुत बड़ा गढ़ है, उस गढ़ की, उस महल की नींव जो है वो वर्ण विचार है। तो ये आप सब भली भांति जानते हैं कि अगर किसी इमारत की नींव मजबूत होगी तो वो बहुत एक भव्य और सुंदर इमारत बनेगी। इसलिए ये जो नींव है इसको हमें बहुत मजबूत करना है। आपकी कोई भी परीक्षा हो, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये जो रीट परीक्षा है या पटवारी जो परीक्षा है,
उसमें तो वर्ण विचार बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उसके सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं उन सब में इस वर्ण विचार का बहुत महत्व है। तो इसको आप लोगों को ध्यान से समझना है। और इसकी भी एक बड़ी बात यह है कि मैंने जितना भी पढ़ाया है, जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जहाँ भी मैंने देखा है, इस चीज़ के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, गाइड्स में भी हैं और बच्चों में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो उन सब भ्रांतियों को हमें दूर करना है और फैक्ट क्या है, वास्तविकता क्या है, शुद्धता क्या है, वो चीज़ हमें जाननी है और उसको हमें सीख करके मजबूत ये प्रकरण करना है। तो सबसे पहले हम बात करें वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? देखो, हिंदी जब व्याकरण हम शुरू करेंगे तो सबसे छोटी इकाई वर्ण विचार है। वर्ण से हम लेकर के फिर वर्ण की अगली इकाई शब्द बनेगा, शब्द की अगली इकाई वाक्य बनेगा। ये सबसे छोटी इकाई हो गई और ये सबसे बड़ी इकाई। हम भाषा के माध्यम से अपने विचार अगर व्यक्त करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, संप्रेषण जब हम करते हैं तो हमारे ये दो चीज़ काम आती हैं। वर्ण के माध्यम से हम संप्रेषण नहीं कर सकते। संप्रेषण का मतलब मैं मेरे विचार आप तक नहीं पहुंचा सकता, आप अपने विचार मुझ तक नहीं पहुंचा सकते। तो विचार प्रकट करने के लिए सबसे बड़ी इकाई है वाक्य। वाक्य लास्ट की इकाई है। सारे प्रकरण पढ़ने के बाद में हम लास्ट में वाक्य में आते हैं। सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो वर्ण से हम स्टार्ट करेंगे। तो एक तो इसकी खास बात ये होगी कि ये सबसे छोटी इकाई है, यानी हिंदी व्याकरण शुरू यहीं से होती है। ये सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है। अब जो सबसे पहले आरटेट हुई थी, पहले इस रीट का नाम आरटेट था, उसमें इसी शब्द का एक प्रश्न बना लिया था कि वर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है, कि वर्ण, ये जो वर्ण शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ हम बात करें तो वर्ण तो एक तो यही हो गया कि अक्षर को हम वर्ण कहते हैं, अक्षर को हम वर्ण कहते हैं। फिर आपने दूसरा अर्थ इसका इतिहास में या किसी दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, पुराण साहित्यों में पढ़ा होगा कि प्राचीन समय में हमारा समाज 4 भागों में विभक्त था, 4 वर्णों में विभक्त था। तो वो 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वो वर्ण का अर्थ जाति से था। वहाँ वर्ण का अर्थ जाति से लिया गया है। और एक अन्य अर्थ में आपने पढ़ा होगा कि जैसे धार्मिक ग्रंथों में कृष्ण जी श्याम वर्ण के थे, तो वहाँ श्याम वर्ण का मतलब कृष्ण जी श्याम रंग के थे। तो ये 3 अर्थ निकल के आते हैं इस एक शब्द के। वर्ण शब्द का ही अर्थ हो गया अक्षर, वर्ण शब्द का ही अर्थ हो गया रंग, वर्ण शब्द का ही अर्थ हो गया जाति। प्रश्न जो पूछा गया था वो इस तरह से पूछा गया था कि निम्न विकल्पों में से वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। परीक्षा में हमें इस पर भी गौर करना होता है, जल्दबाजी में हम इस पर गौर नहीं करते हैं। प्रश्न ये था कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन थे ए अक्षर, बी रंग, सी जाति और डी था आकाश। तो अब उत्तर हो जाएगा इसका डी, क्योंकि वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं है, बाकी तीनों ही इसके अर्थ है। तो ये बहुत ही सरल सा प्रश्न पूछा है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों पे हम गौर नहीं करते हैं और बहुत डीप बड़े बड़े ग्रंथ ले आते हैं, बड़ी बड़ी गाइडें ले आते हैं, उनमें घुसते चले जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। और अक्सर परीक्षा इन्हीं चीज़ों की होती है कि बेसिक ज्ञान कितना है, जो मूल थीम होती है, जो जड़ें होती हैं, फंडामेंटल होते हैं, उनका ज्ञान कितना विद्यार्थी को है, इसी चीज़ की हमेशा परख होती है। तो यहाँ ये जान लें कि वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, रंग, जाति, लेकिन हम व्याकरण में जो अर्थ लेंगे वो अक्षर से ही लेंगे। अब हम व्याकरण में वर्ण का जो अर्थ लेंगे वो अक्षर से ही लेंगे। आगे हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने ये जान लिया कि वर्ण शब्द का अर्थ क्या है। व्याकरण में हम इसका अर्थ ले रहे हैं अक्षर। अब हम इसकी व्याकरण में उपयोगिता जानेंगे। तो व्याकरण में इसकी उपयोगिता क्या है? एक तो सबसे छोटी इकाई है, दूसरा हम वर्णों से और क्या कर सकते हैं, वर्णों को मिला करके हम शब्द बनाते हैं, तो शब्द निर्माण हम इनका कर सकते हैं। तीसरी बात इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि जैसे कोई वर्ण है अपने पास, मान लो क है,
या ए है, तो क्या इनका अपने आप में कोई अर्थ होता है? नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि ये अर्थहीन इकाई है। वर्ण होते हैं वो अर्थहीन होते हैं। चौथी बात, हम चौथी विशेषता इनके बारे में अगर लें तो चौथी विशेषता इनकी हो गई, क्या क वर्ण का या क लेटर का अपने आप में कोई अर्थ होता है? नहीं होता। ए का अपने आप में कोई अर्थ होता है? नहीं होता। जब इनका अर्थ ही नहीं होता तो क्या हम इसे भाषा में लिखते समय या बोलते समय स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं? स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं होता। तो ये चार इसकी विशेषताएं हो गई कि ये सबसे छोटी इकाई है, यानी इनसे छोटी और कोई इकाई नहीं हो सकती। इनसे शब्दों का निर्माण हम करते हैं। ये अपने आप में अर्थहीन होते हैं, इनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता। ये जब आपस में मिल जाते हैं तब ये अर्थ देते हैं, और इसीलिए इनका स्वतंत्र रूप से भाषा में प्रयोग नहीं होता है। अब हम बात करें कि वर्ण है क्या, किसको हम वर्ण कहें। तो जैसे मैं एक शब्द लिख देता हूं, आकाश। ये है एक शब्द। अब इस शब्द में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? आ दिखाई दे रहा है, का दिखाई दे रहा है और श दिखाई दे रहा है। हमने इस शब्द को तोड़ा तो ये तीन वर्ण हमारे सामने निकल करके आए। क्या इनको हम और भी तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं। आ को नहीं तोड़ सकते। इस का में क्या है? क है और आ है। श में श है और ए है। अब हालांकि आ को भी आपने पढ़ा होगा कि संधि में हम आ को तोड़ते हैं ए और ए मिला करके, या ए से आ मिला करके कैसे भी तोड़ सकते हैं। वो अगर संधि हुई है तो, क्योंकि यहाँ संधि नहीं हुई है, स्वतंत्र रूप से ये स्वर आया है, इसलिए यहाँ इसके टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये यहाँ किसी से मिलके नहीं बना है, ये अपने आप में दीर्घ स्वर यहाँ आया है, तो यहाँ आ ही रह जाएगा। अब देखो, इसके टुकड़े हमने यहाँ किए, इसके टुकड़े हमने यहाँ किए। अब इनमें से किसी के भी टुकड़े और आगे नहीं हो सकते। तो ये अंतिम ध्वनि या सबसे छोटी इकाई आ गई। जहाँ और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो जाएं, उस स्टेज पे आकर के हम रुक जाएंगे, और उस स्टेज पे हम इन सब वर्णों, इन सब अक्षरों को हम वर्ण की संज्ञा देंगे। ये हमारे सामने ये वर्ण निकल के आ गए। इनको वर्ण नहीं कह सकते, क्योंकि ये खंडित हैं, अखंडित नहीं है। इनके हमने खंड कर लिया आगे। तो जहाँ पर अखंडित इकाई आ गई, अब ये अखंडित हैं, इनके और ज़्यादा खंड नहीं हो सकते। अब ये अखंडित हो गए, इनके और ज़्यादा खंड नहीं हो सकते, तो इसको हम कहेंगे वर्ण। अब परिभाषा पे बात आ जाए तो वर्ण के लिए यही कहा जाता है, आपने सब जगह पढ़ा होगा कि वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अखंडित इकाई जिनके और ज़्यादा टुकड़े न किए जा सकें, वर्ण कहलाते हैं। वही बात आ गई, सारा निष्कर्ष निकल के ये आया कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है और अखंडित इकाई है, इसको हम वर्ण कहते हैं। आगे बात आ जाती है कि वर्णों के प्रकार, कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ कुल वर्णों की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत ज़्यादा भ्रांति इसके बारे में मार्केट में है। इसको आप बहुत ध्यान से समझना। ज़्यादातर बच्चे पूछते भी हैं और कंफ्यूज भी रहते हैं कि कुल वर्ण कितने होते हैं। आप 10 लोगों से पूछोगे 10 तरह के जवाब आएंगे कि कुल वर्ण कितने होते हैं। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, कोई आपको बताएगा 48, कोई बताएगा 47, कोई 52 बताएगा, कोई 60 बताएगा, कोई 55 बताएगा। तो मैं यहाँ क्लियर करूँ, आप इनको ध्यान में रखना। 11 + 33 = 44, 44। ये हिंदी में वर्णों की संख्या है और ये ही प्रामाणिक है। मैं यहाँ जो भी बात आपके सामने करूँगा वो है प्रामाणिकता पर आधारित। आप किसी भी प्रामाणिक पुस्तक में, प्रामाणिक पुस्तक वो होती है जो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान, यानी राजकीय संस्थान या सार्वजनिक संस्थान के क्षेत्र के द्वारा वो प्रकाशित की जाती हो,
वो राजकीय संस्थाओं में लागू होती हो, वो प्रामाणिक चीज़ें होती हैं। तो जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की या यूनिवर्सिटीज़ की जो बुक्स हैं हिंदी व्याकरण, उन सब में आपको 44 ही संख्या मिलेगी, कहीं भी आपको 52 या 60 नहीं मिलेगी। ये कैसे हैं? 11 हैं वो स्वर हैं और 33 हैं वो व्यंजन हैं। ये प्रश्न बहुत बार आता है, आप पिछले कई वर्षों के पेपर उठा के देख लीजिए, जहाँ भी प्रश्न पूछा गया है कुल वर्ण कितने होते हैं, उनमें 44 का ऑप्शन अवश्य आया है। और उनका आप आंसर की भी देखेंगे उस संस्थान के द्वारा, पीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, उसके आंसर की देखेंगे तो भी उसमें आंसर 44 ही मिलेगा। और कोई भी प्रामाणिक व्याकरण की पुस्तक है उसमें भी वर्णों की संख्या 44 ही दे रखी है। तो आपको हमेशा याद यही रखना है। अब सवाल ये आता है कि इसके बारे में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। प्रश्न हर बार थोड़ा बहुत घुमाया जाता है। आप देखेंगे कि जिस तरह से मैं थोड़ा सा बात करूं, आप राजस्थान की संस्कृति ले लें जिसमें चित्रकला का एक टॉपिक आता है, तो उसमें जैसे सिलेबस दे रखा है और उसमें राजस्थान की चित्रकला है, तो उसमें बनी ठनी पे प्रश्न अवश्य पूछा जाता है हर परीक्षा में। अब हर बार लेकिन वो प्रश्न एक जैसा नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत प्रश्न को घुमाया जाता है कि बनी ठनी कहाँ का चित्र था, बनी ठनी किस शैली का चित्र था, उसका चित्रकार कौन था या उसका दूसरा नाम क्या है, इस तरह से घुमाया जाता है। तो इसको भी घुमाया जाता है। प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि कुल वर्ण कितने होते हैं, हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने होते हैं, हिंदी व्याकरण में कुल वर्ण कितने होते हैं, वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं। अब किसी भी तरह से घुमा के पूछे, अगर कुल वर्ण नाम आ गया तो उसका उत्तर 44 ही होगा, 44 ही होगा। किसी भी तरह की कोई भ्रांति इसमें नहीं रखनी है। इसके अलावा कहीं भी कोई गाइड में कोई दे रखा है कि 48 होते हैं, 50 होते हैं, 52 हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। प्रामाणिक ये है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की व्याकरण में भी यही दे रखा है, ये हमें याद रखना है। आप नोट कर लें इसे अच्छी तरह से। 11 + 33 44, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 44 होते हैं। अब बात आती है कि इनके प्रकार आपको आइडिया हो गया होगा। जैसे अपन ने 11 + 33 लिखे थे तो उसके अनुसार इसके 2 प्रकार हैं, ये हैं स्वर और ये हैं व्यंजन। ये स्वरों की संख्या हमने 11 लिखी थी और ये व्यंजनों की संख्या 33। अब पूरा जो वर्णों का विश्लेषण चलेगा वो इस पे चलेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और अखंडित इकाई है, अर्थहीन इकाई है, ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होती है और वर्णों के मेल से हम शब्द बनाते हैं। फिर दोबारा बात आती है कि वर्ण कितने होते हैं। कुल वर्ण 44 होते हैं, 11 + 33। अब वर्णों के प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, एक स्वर है और एक व्यंजन है। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। स्वर वे होते हैं जो स्वतः उच्चारित होते हैं, यानी इनको बोलने के लिए हमें व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। व्यंजन वे होते हैं जो दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। अब यहाँ दूसरे वर्णों से मतलब ये है कि जैसे मान लो क व्यंजन है, अब इसके अगर हम हलंत लगा दें तो इसका मतलब इसमें कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है, और जब तक इसमें स्वर मिला हुआ नहीं है तब तक हम इसे बोल भी नहीं सकते। आप इसको बोलने की कोशिश करेंगे, नहीं बोल पाएंगे, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। हमें इसको बोलने के लिए इसमें कोई स्वर मिलाना पड़ेगा, अब हम इसको बोल पाएंगे। ये जब तक हलंत का होता है, कोई भी व्यंजन क, ख, च, च, ट, ठ, श, स, है, ये, रे, कोई भी होता है, वो जब हलंत का है तो हम उसको उच्चारित ही नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है कि ये दूसरे वर्णों से उच्चारित होते हैं। दूसरे वर्णों से मतलब क्या है, वो चीज़ मैं यहाँ आपको समझाना चाह रहा हूँ। दूसरे वर्ण का मतलब है कि दूसरा वर्ण कोई स्वर भी हो सकता है, तब भी ये बोला जाएगा, और वो दूसरा व्यंजन, दूसरा वर्ण है वो कोई व्यंजन भी हो सकता है। यहाँ देखो दूसरा वर्ण हमने ए लिया है जो कि एक स्वर है, तो ये उच्चारित हो गया, ये बोला गया क। यहाँ हमने क वही हलंत का है और इसके आगे क्या लिया है, ये, जो कि एक व्यंजन है, तो तब भी बोला गया। अब ये बोला जाएगा क्या, क या नहीं क्या, यानी क से हम सीधा डायरेक्ट ये पे जा रहे हैं।
तो यहाँ भी ये व्यंजन के साथ मिलकर के बोला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ दूसरे वर्णों से मतलब है कि व्यंजन है वो स्वर या व्यंजन की सहायता से बोला जाता है। कोई भी मिले इससे, हलंत के व्यंजन से कोई भी मिले, चाहे स्वर या व्यंजन, तब ये बोला जाएगा। इसलिए यहाँ इसके लिए कहा गया है कि ये दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्वरों की। अब स्वर स्वतः उच्चारित होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनको बोलने के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के तौर पे हम दो लेते हैं, ए और आ। अब देखो ए है, ये स्वतंत्र रूप से बोला जा रहा है, अपने आप से उच्चारित हो रहा है। अब रही बात आ की, तो आ आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि ये तो ए प्लस ए मिलके बोला गया है, तो इसको तो ए की सहायता मिल गई। तो इसको सहायता नहीं मिली है, ये ए का दुगुनी ध्वनि है, इसको बोलने में डबल टाइम हमने लिया है, ये इसका दीर्घ रूप है। ये जो यहाँ आ है ये ए प्लस ए से मिलकर के नहीं बना है, ये जो ए और ए से मिलकर के बनता है वो संधि में बनता है। जैसे राम प्लस अवतार है, तो यहाँ जो मैं का ए है और अवतार का ए है, ये दोनों मिलके बना है आ। अब इस आ के हम टुकड़े कर सकते हैं, रामावतार का जो आ है उसके हम टुकड़े करेंगे तो निकल के आएगा ए प्लस ए। लेकिन यदि हम स्वरों में लिख रहे हैं ए आ ई, तो वहाँ पर ये जो आ रहा है इसके हम टुकड़े इस रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आ है ये केवल इस ए का दीर्घ रूप है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर होता है वो सबसे कम समय में बोला जाता है, दीर्घ स्वर होता है वो ह्रस्व से डबल टाइम में बोला जाता है। तो ये ह्रस्व स्वर है, ये आ दीर्घ स्वर है, तो ये इससे डबल टाइम में बोला जाएगा। जैसे ए आ, ये ई ह्रस्व है और ये ई दीर्घ है, तो ये जो ई है इसको बोलने में जितना टाइम लगेगा आगे वाले दीर्घ ई को उससे डबल टाइम लगेगा। जैसे ई, तो ये इसका दीर्घ रूप है, न कि इसका संधि रूप। संधि रूप में जहाँ भी ई आएगा उसके टुकड़े हो जाएंगे, चाहे दोनों ह्रस्व ई हो, चाहे दोनों दीर्घ ई हो, चाहे एक ह्रस्व और एक दीर्घ हो। तो ये आप दिमाग में क्लियर रखें कि हर जगह जहाँ हम स्वरों में लिख रहे हैं वहाँ आ के, ई के और ऊ के टुकड़े नहीं होंगे। अभी देखो स्वतः उच्चारित होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, देखो 11 कौन कौन से हैं। ए आ ई उ री ए आई ओ तथा औ। ये 11 स्वर है और हम साथ ही इनकी लिख लेते हैं मात्राएं। ए की कोई मात्रा नहीं है, ये आ की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, ये दीर्घ ई की मात्रा है, ये छोटे ऊ की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा है, ये री की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ये आई की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है और ये औ की मात्रा है। और साथ ही हम लिख लेते हैं कि इनका जब व्यंजन के साथ प्रयोग होता है तो वो कैसे होता है। जैसे अभी हमने चर्चा की थी कि ये क एक व्यंजन है, अब इसके साथ हम इनका प्रयोग करते हैं तो जैसे ही क में ए मिलेगा तो ये इसका हलंत हटा देगा, और जैसे ही आ मिला तो ये मात्रा मिल जाएगी। फिर क में ई की मात्रा मिली तो ये बना, बड़ी ई की मात्रा मिली इस तरह का रूप बनेगा, छोटा ऊ इस तरह से बनेगा, बड़ा ऊ इस तरह से बनेगा, री की मात्रा ये मिलेगी, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा तथा औ की मात्रा। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसको आप
नोट करें, और ये आपके भ्रांति भी होगी कि जैसे अभी मैंने कहा कि ये क है, इसमें ए मिला तो कै बना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये पूरी व्याकरण में काम आएगी, इसको बहुत ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया कमल, अब ये कमल बना कैसे है, कै में ए है, मैं में ए है, और ले में भी ए है। मान लीजिए हमारे सामने ये वर्ण आए, एक बार कमल को भूल जाएं, हमारे सामने ये वर्ण थे कि अब इनसे क्या बनाना है, इनको मिलाना है। मिलाएंगे तो देखो क्या होगा। अब सबसे पहला सवाल यह आएगा कि ये कै ए में मिला है या ए कै में मिला है। ये बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत विद्यार्थी कन्फ्यूज रहते हैं कि कै ए में मिला है या ए कै में मिला है। जनरली सामान्यतः सभी विद्यार्थी कहते हैं कि ए कै में मिला है, जबकि ए कै में नहीं मिला है। ये कै जाके ए में मिलेगा। तो इसको दो तरीके से आप समझें कि सबसे पहली बात तो ए है वो है स्वर। स्वर को किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये क्यों मिलेगा जा करके, ये तो स्वतंत्र उच्चारित होता है। ये व्यंजन है, इसको ज़रूरत है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि कुआं प्यासे के पास जाएगा या प्यासा कुएं के पास जाएगा। तो प्यासा कौन है इनमें से, व्यंजन है, तो व्यंजन इसके पास जाएगा। दूसरी बात, यहाँ भी व्यंजन है और यहाँ भी व्यंजन है, और ये दोनों ही प्यासे हैं, दोनों ही अधूरे हैं, दोनों में स्वर मिला हुआ नहीं है। तो सवाल ये भी है कि ये मैं इधर क्यों नहीं आया, मैं भी तो आके इसमें मिल सकता था, कै ही इधर क्यों गया। तो इसका लॉजिक ये है, इसके पीछे तर्क ये है कि हमारी जो देवनागरी लिपि है वो लिखी जाती है बाएं से दाएं, बोली भी बाएं से दाएं जाती है, चलती भी बाएं से दाएं है। जो फारसी लिपि है वो दाएं से बाएं चलती है, वो हम उर्दू इधर से लिखते हैं। तो जब ये बाएं से दाएं चलेगी तो बाईं तरफ कै है और ये कै जाएगा इधर। जब कै आगे चलेगा तो इसको स्वर मिलेगा ए, तब ये कै जाके ए में मिल जाएगा। और जैसे ये कै जाके ए में मिलेगा और वो जो स्वर होता है वो मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। तो क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती तो ये इसका हलंत हटा देगा, हलंत हटाया तो ये कै बना। इसी तरह से अब ये फॉरवर्ड जाएगा, बाएं से दाएं जाएगा, तो मैं जाके ए में मिलेगा तो मैं का हलंत हट जाएगा। और इसी तरह से लय भी आगे जाएगा बाएं से दाएं, देवनागरी लिपि के रूल के अनुसार, नियमानुसार। तो लय जब ए के पास जाएगा तो लय का हलंत हट जाएगा। इसी तरह से अगर ये होता कि क आ मैं ए, तब हमारे पास क्या सिचुएशन होती, तब हमारे पास सिचुएशन ये होती कि अब हम बाएं से दाएं चलेंगे तो कै आगे जाएगा, आ मिलेगा। कै जब आ में मिलेगा तो सिचुएशन ये आ जाएगी, यहाँ वाली आ है वो मात्रा में बदल जाएगा। जैसे ही कोई व्यंजन स्वर के पास जाएगा तो वो स्वर मात्रा में बदल जाएगा। तो ये कै आ के पास जाते ही आ है वो मात्रा में बदल गया, ये आ की मात्रा सेम यहाँ लग गई। जैसे ही ये मैं ए के पास गया तो ए मात्रा में बदल जाएगा। अब हमने देखा कि ए की कोई मात्रा नहीं है तो ये केवल हलंत हटाएगा, तो मैं का हलंत हटा दिया, अब ये बन गया का। तो यहाँ हमने क्या सीखा, पहली बात तो ये है कि जो व्यंजन है वो स्वर के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यंजनों को जरूरत है, व्यंजन दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं जो जरूरत व्यंजन को है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि बाईं तरफ वाला जो व्यंजन है वो दाईं तरफ वाले स्वर की तरफ जाएगा, दाईं तरफ वाला व्यंजन बाईं तरफ वाले स्वर की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि हम बाएं से दाएं चलेंगे। तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप इसे याद रखें और नोट भी कर लें। अब हम आते हैं स्वर भेद में। स्वर भेद या स्वर के प्रकार, जैसे कि हमने वर्णों के प्रकार पढ़े हैं वैसे ही स्वरों के प्रकार, जो स्वर 11 प्रकार के हमने पढ़े हैं उनके भी प्रकार किए गए हैं। तो इनके दो प्रकार रखे गए, एक हैं ह्रस्व स्वर और दूसरे हैं दीर्घ स्वर। जैसा कि मैंने अभी बताया भी था
ह्रस्व स्वर वे होते हैं जो कम से कम टाइम में बोले जाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं और ये मूल स्वर होते हैं, ए, ई, उ तथा री। ये मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर का मतलब ये है कि बाकी जितने भी स्वर हैं, यानी ये 4 के बाद के जो बाकी स्वर हैं 7, 11 में से जब 4 निकल गए तो 7 बच गए, तो वो जो 7 हैं वो इन्हीं से मिलकर के बने हैं, इसलिए इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको बोलने में सबसे कम टाइम लगता है। फिर आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं वो ह्रस्व स्वरों से 2 गुने टाइम में बोले जाते हैं, डबल टाइम में लेते हैं। इनके दीर्घ रूप आ जाएंगे, जैसे ये होते हैं 7, ए का हो गया आ। अब इनका टाइम देखिए डबल, ए आ। ई का दीर्घ रूप ई ई। ऊ का दीर्घ रूप उ ऊ। री का दीर्घ रूप होता है लेकिन वो हिंदी में नहीं होता है। देखो री का यहाँ घुंडी बना के एक बार लगाना, ये ह्रस्व री होता है। और इस तरह से त्रय लिख करके एक घुंडी बनाओ और इसको 2 बार घुमा दो, ये दीर्घ री होता है। ये ह्रस्व री है, ये दीर्घ री है। इसका प्रयोग संस्कृत में ही होता है, ये हिंदी में नहीं होता। तो यहाँ री का दीर्घ रूप नहीं आएगा। इसके बाद आता है इसमें ए, आई, ओ तथा औ। ये जो 4 हैं इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये इनके दीर्घ रूप से नहीं मिले हैं, ये संयुक्त होकर के बने हैं। संयुक्त होकर के कैसे कि ए में जब ई मिला तब ए बन गया, और जब ए में ए मिला तब आई बन गया, और यहाँ ए प्लस ऊ मिला तो ओ बना, और यहाँ ए प्लस ओ मिला औ बन गया। तो ये दीर्घ रूप न होकर के 2 वर्णों के संयुक्त होने से, 2 वर्णों के मिलने से, 2 स्वरों के मिलने से एक नया स्वर बना है, इसलिए इन चारों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। प्रश्न ये भी आ जाए कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, या इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। मान लो आपको ऑप्शन दे दे ए, बी, सी और डी, और प्रश्न ये कर ले कि इन चारों में से कौन सा संयुक्त स्वर है या किसे संयुक्त स्वर कहा जाता है, तो हमारा उत्तर होगा डी। तो ये नोट करें, ह्रस्व स्वर सबसे कम टाइम में बोले जाते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, और ये है ए, ई, उ और री। दूसरा फिर रूप आता है स्वरों का दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों से 2 गुने समय में बोले जाते हैं, इनकी संख्या 7 होती है। ये 7 इस तरह से होते हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये इस तरह से 7 हैं, और इनमें से जो अंतिम 4 हैं उन अंतिम 4 को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये केवल दुगुने समय में ही नहीं बोले जाते, बल्कि 2 स्वरों के मेल से इनका उच्चारण होता है, इसलिए हम इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। स्वर बहुत अच्छे तरीके से, ये री को आप बहुत अच्छी तरीके से समझें। एक दिक्कत स्टूडेंट्स के ये भी रहती है कि जब भी उनको लिखना होता है, जैसे मान लो ऋषि लिखना होता है, तो वो यहाँ इस तरह से कर देते हैं, मतलब न तो पढ़ने वाले के समझ में आए और न लिखने वाले के समझ में आए कि ये री का लिखा कैसे है, आगे का रूप ये क्या है। तो ये चीज़ें दिमाग में क्लियर करें। हम किसी दूसरे को बेवकूफ़ नहीं बनाएं, हम ये सोचते हैं कि अगला समझ लेगा कैसे लिखा गया है, हमें क्लियर करना है ताकि दूसरे के भी क्लियर हो जाए। अब ये री का अच्छी तरह से आप लिखना सीखें। इस तरह से त्रय बनाएं, यहाँ एक घुंडी बना दें और फिर ये एक री की मात्रा, ये ह्रस्व री होता है, हिंदी में इसी का ही प्रयोग होता है। और ये इसका दीर्घ रूप है, यहाँ घुंडी बना के इसको 2 बार घुमा दें, ये दीर्घ हो जाता है। जब कै में ये री मिलेगा तो इस तरह से मात्रा लगेगी, और जब कै में ये दीर्घ री मिलेगा तो इस तरह की मात्रा लगेगी।
ये दोनों इसके रूप हैं। इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है किसी भी शब्द में। हिंदी में जब रूप होगा तो हमें लिखना है ऋण, ऋक्ष। क्लियर समझ में आ रहा है क्या लिखा गया है? क्लियरिटी होनी चाहिए, कहीं कोई भ्रांति नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं कोई दुविधा नहीं हो कि मैंने क्या लिखा है, अगला क्या समझेगा, या मैंने किस तरह से प्रेजेंट किया इसे। तो ये री बिल्कुल दिमाग में बिठा लें कि इस तरह से इसे बनाया जाता है। अब हम, ये स्वरों के प्रकार हैं, स्वरों के प्रकार आपने जाने हैं। अब हम अगली इकाई पे चलते हैं कि जो हम अभी वर्ण पढ़ रहे थे, वर्णों के भेद हैं स्वर और व्यंजन। अब तक आपने स्वर पढ़े हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। व्यंजन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले हमें जो भी चीज़ पढ़ते हैं हिंदी में, आप ये याद रखें कि जो कुछ है वो उस टॉपिक के नाम में, उसके अर्थ में है। तो व्यंजन के बारे में भी जैसे हमने चर्चा की थी कि वर्ण के लिए अर्थ का प्रश्न पूछा गया था, ऐसे ही व्यंजन का भी आपने पढ़ा होगा क्या क्या अर्थ होता है। तो व्यंजन का एक तो हम अर्थ लेते हैं कि व्यंजन वर्ण यानी अक्षर के रूप, और दूसरा हम व्यंजन भोजन का अर्थ भी लेते हैं, जैसे कहते हैं कि बहुत ही लजीज व्यंजन बनाए हैं माँ ने आज, तो ये भी अर्थ लेते हैं। ये दोनों ही इसके अर्थ हैं, भोजन भी इसका अर्थ है और अक्षर भी इसका अर्थ है। हम व्याकरण में इसका जो अर्थ लेंगे वो अक्षर से ही लेंगे। एक चीज़ यहाँ और ध्यान रखें कि बाय द वे, भूलवश हम यहाँ अनुस्वार लगाना भूल जाएं, तब इसका अर्थ चेंज हो जाता है। और ये आपके दूसरे एक प्रकरण आता है शब्द युग्म या समोच्चरित भिन्नार्थक, कि उच्चारण में समान है लेकिन अर्थ में भिन्न है। आप देखेंगे कि इनका उच्चारण लगभग मिलता जुलता है, एक जैसा दिखता है, लेकिन अर्थ में ये भिन्न है। समोच्चरित उच्चारण में समान है लेकिन अर्थ में ये भिन्न है। व्यंजन का अर्थ होता है पंखा। इस व्यंजन का जब अनुस्वार हटा दिया तो अर्थ हो गया है पंखा। पंखा भी कौन सा? पंखे भी हमारे पास दो होते हैं, एक बिजली का पंखा जो सीलिंग फैन होता है, और एक हाथ से पंखा जिसको बीजना कहते हैं, बीजनी कहते हैं। तो ये वो हाथ से झलने वाला ही पंखा है, क्योंकि जब बिजली से चलने वाली की बात आ जाती है तो वो कहलाता है विद्युत व्यंजन। विद्युत व्यंजन ये होता है बिजली का पंखा। तो ये आप ध्यान रखें कि ये शब्द युग्म में भी आ सकता है। तो वहाँ आपको इसका अर्थ पूछा जाएगा। प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि यदि व्यंजन का अर्थ अक्षर या भोजन है तो व्यंजन का क्या अर्थ है, या इन दोनों के समान अर्थ वाला सही विकल्प कौन सा है। इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आप इसका अर्थ ध्यान रखें। हम व्यंजन वर्ण के रूप में यहाँ पढ़ रहे हैं। व्यंजन जो वर्ण है उसके बारे में परिभाषा में हमने पढ़ा है कि व्यंजन दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। वो दूसरे वर्ण यहाँ कौन से हो सकते हैं? स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं। यहाँ ये हमें नोटिस रखना है, ध्यान रखना है कि इनकी सहायता के बिना व्यंजन बोले ही नहीं जा सकते। व्यंजन को किसी न किसी वर्ण की सहायता चाहिए, वो वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। अब यहाँ आता है कि कुल व्यंजन कितने होते हैं। जिस तरह से कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं, वैसे ही अब आ जाएगा कुल व्यंजन कितने होते हैं। सबसे पहले परिभाषा, वर्ण किसे कहते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं। फिर वर्णों के प्रकार, दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर दो प्रकार के होते हैं। कुल जो 11 होते हैं उनमें से 4 और 7 ह्रस्व और दीर्घ। फिर आ जाते हैं व्यंजन। व्यंजन कौन से होते हैं? जो दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। और ये कुल कितने होते हैं? तो इनके लिए संख्या आती है 33। हमने ऊपर चर्चा भी की थी 11 + 33, तो 33 व्यंजन होते हैं।
अब यहाँ आपके दिमाग में आ सकता है, मैं आपको बता दूँ कि व्यंजन कौन से होते हैं जो हम क ख ग लिखते हैं, क ख ग घ, ये व्यंजन होते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि ये तो कैसे लेकर के अक्षर ग तक 36 लिखे जाते हैं, तो फिर इनकी संख्या 33 कैसे आ रही है, वो हम क्लियर करेंगे अभी आगे। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि कुल व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं, जब तक कि इस प्रश्न को घुमाया नहीं जाए। प्रश्न को घुमाया कैसे जाएगा कि प्रश्न में यहाँ ये कहा जाएगा कि संयुक्ताक्षर सहित व्यंजन कितने होते हैं, तब हमारा उत्तर चेंज हो जाएगा। तब वो नीचे जो 3 संयुक्ताक्षर हैं उनको भी हम जोड़ेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो आप देखेंगे, आप सबको आते भी होंगे, आप लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ बड़ी भ्रांति रहती है, क ख ग घ। एक तो इस ख में बहुत ही गलतियाँ करते हैं विद्यार्थी। ये जो ख होता है इसको नीचे से टच करना होता है, जब तक टच नहीं करेंगे ये ख नहीं बनेगा, ये रव हो जाएगा। तो इसको टच करें जब भी लिखें। और यहाँ बिंदी लगाएं या यहाँ बिंदी लगाएं, ये जो बिंदी लगाते हैं डॉट, इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि ये हम लगाएं कहाँ। तो यहाँ क्लियर रखें कि क का जो अंतिम वर्ण होता है उसमें बिंदी बीच में लगेगी, नीचे नहीं लगेगी। और इसका उच्चारण अड़े नहीं होगा, इसका उच्चारण अंग होगा, क ख ग घ अंग। दूसरा आता है च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न। यहाँ भी कन्फ्यूजन रहता है कि इस ट वर्ग में यहाँ नीचे बिंदी लगाएं या नहीं, तो यहाँ नहीं लगेगी। जब आप व्यंजन वर्ण के रूप में नहीं लिख रहे हैं, ट वर्ग के रूप में जब हमें लिख रहे हैं, इसे कहा जाता है क वर्ग, इसे कहा जाता है च वर्ग, इसे कहा जाता है ट वर्ग। तो जब हम ट वर्ग के रूप में इन्हें लिख रहे हैं तो इनके नीचे बिंदी या नुक्ता नहीं लगाना है। फिर आता है त वर्ग, त थ द ध न। प वर्ग, प फ ब भ म, य र ल व, श श स है, क्ष त्र और ज्ञ। ये व्यंजन पूरे मैंने लिख दिए हैं क से लेकर के ज्ञ तक। अब आप इनको देखेंगे, ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं और ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। ये अंतस्थ हैं, ये ऊष्म है और ये संयुक्ताक्षर है। और इन सब को कहा जाता है स्पर्श। ये स्पर्श व्यंजन है। तो ये हो गए क से लेकर के ज्ञ तक। लेकिन क से लेकर के ज्ञ तक तो होते हैं 36, 33 इनकी संख्या होती है तक। जब 33 की बात आती है तो 33 कौन से होते हैं, क से लेकर के है तक। और जब कह दिया जाए कि संयुक्ताक्षर मिलाकर व्यंजन कितने होते हैं, तब लिखा जाएगा 36 और वो फिर लिखे जाएंगे क से लेकर के ज्ञ तक। अब यहाँ सवाल ये आता है कि ये संयुक्ताक्षरों को व्यंजनों में काउंटिंग क्यों नहीं किया जाता। जब भी बात आती है कि व्यंजन कितने होते हैं तो सीधा कह दिया जाता है 33 होते हैं। इनको अलग से क्यों जोड़ा जाए कि संयुक्ताक्षर मिलाकर व्यंजन कितने होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इन संयुक्ताक्षरों की गिनती व्यंजनों में क्यों नहीं रखी गई है। सीधा ही क्यों नहीं कहते कि व्यंजन 36 होते हैं। इसका एक कारण है, वो कारण मैं बताऊंगा आपको। जब भी व्यंजन की बात आए तो हम क से लेकर के है तक पढ़ेंगे। अब इसमें प्रश्न यहाँ ही आ जाता है, कई सवाल बनेंगे। हम स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लेकर के मैं तक।
इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। पहला प्रश्न, व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। दूसरा प्रश्न, संयुक्ताक्षर सहित व्यंजन कितने होते हैं? 36 होते हैं। यही देखो प्रश्न को घुमाए परीक्षक तो इस तरह से पूछ सकता है कि संयुक्ताक्षर रहित व्यंजन कितने होते हैं? एक है सहित और एक है रहित। तो सहित की बात आ जाए तो 3 जोड़ने हैं, 36 हो गई। रहित की बात आ जाए तो वो 3 जोड़ने नहीं है, आ जाएगा 33। और सीधा ही प्रश्न पूछ ले कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं, देवनागरी लिपि में व्यंजन कितने होते हैं, सबका सवाल होगा 33। सीधा प्रश्न पूछा जाए। इसके बाद आता है ये स्पर्श व्यंजन, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। इनको वर्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये स्पर्श हैं, मुख में जीवा के कहीं ना कहीं स्पर्श करने से इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको स्पर्श कहा जाता है। क्योंकि इन सब का एक स्थान से उच्चारण होता है, इन सब का एक स्थान से होता है। इनको वर्ग इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि इन सब का एक स्थान से नहीं होता, अलग अलग स्थानों से होता है, इसलिए इनको स्पर्श में शामिल नहीं किया गया है। फिर ये 25 होते हैं, तो 25 आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 लाइन है। एक लाइन में 5 ही वर्ण है, 1 2 3 4 5, तो 5 × 5 25। और ये क्या होता है? 5 का वर्ग ही होता है 25। 5 का वर्ग 25 होता है, इसलिए इनको यहाँ वर्ग लिखा जाता है कि ये कै वर्ग की लाइन है, ये चै वर्ग की लाइन है, ये टै वर्ग के वर्ण है, तै वर्ग के वर्ण और पै वर्ग के वर्ण है। इस तरह से इनकी संख्या हो जाती है 25। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे आगे की कि इनको उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, इनको संयुक्ताक्षरों को शामिल क्यों नहीं किया जाता, ये संयुक्ताक्षर किन से मिलकर के बनते हैं, और क्या ये संयुक्ताक्षर 3 ही होते हैं या इससे ज़्यादा भी होते हैं, ज़्यादा होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, किन किन वर्णों को संयुक्ताक्षर माना जाए, ये सब हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।